हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का टॉपिक स्टार्ट। क्लास 11th का एक चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स में आता है। वो हम दोस्तों आज शुरू करने जा रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक आज हम इस प्रेजेंटेशन के थ्रू सीखेंगे। तो चलिए सभी स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो सबसे पहले तो जो चैप्टर है हमारा, जो टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स, हमें उसका मतलब भी पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली है क्या। तो थर्मोडायनेमिक्स दोस्तों क्या है, आपके सामने लिखा है, आप उसको पढ़ भी सकते हो, अपनी कॉपी में लिख भी सकते हो। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है बच्चों, कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो अभी इस लाइन का मतलब आपको समझाता हूँ। तो इन्होंने क्या कहा है कि ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम हीट के कंसेप्ट को स्टडी करते हैं। ठीक है, किसको स्टडी करते हैं हम इसमें? हीट के कंसेप्ट को स्टडी करते हैं। तो ये वो ब्रांच है जिसमें हम हीट का कंसेप्ट स्टडी करते हैं और टेम्परेचर का कंसेप्ट स्टडी करते हैं। दैट मीन्स थर्मोडायनेमिक्स में हम दो चीजें पढ़ते हैं बच्चों, एक हम पढ़ते हैं हीट और एक हम पढ़ते हैं टेम्परेचर। तो एक तो हीट के बारे में पढ़ा जाता है इसमें, एक टेम्परेचर के बारे में। इन दोनों को कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ा जाता है। इसके अलावा हम इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में भी डिस्कस करते हैं कि कैसे हम हीट को कन्वर्ट कर सकते हैं अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में। ठीक है, अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के किस तरह से हम हीट को एनर्जी की दूसरी फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी हम यहाँ पे जो है सीखते हैं। इसके अलावा एक लाइन और इसमें ऐड की गई है कि इट मेनली डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल वर्क एंड वाइस वर्सा। मींस थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टडी करते हैं कि कैसे हम हीट को कन्वर्ट कर सकते हैं, किस में? मैकेनिकल वर्क में। ठीक है, हीट को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? मैकेनिकल वर्क में। और इसका उल्टा भी पॉसिबल है, मैकेनिकल वर्क को हीट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और हीट से मैकेनिकल वर्क हो सकता है। उसका बेस्ट एग्जांपल है आपकी सड़कों पे दौड़ती हुई सरपट कारें। ये जितनी भी कारें हैं इन सब में क्या लग रहा है, किसके फॉर्मूले लग रहे हैं इस पे? थर्मोडायनेमिक्स ही तो लग रही है बच्चों। यहाँ क्या लग रही है? थर्मोडायनेमिक्स। कार का इंजन किसकी लॉज पे वर्क कर रहा है? थर्मोडायनेमिक्स। कार का जो इंजन है वो फ्यूल से, फ्यूल जैसे कि पेट्रोल डीजल, उसके बर्न होने से जो हीट प्रोड्यूस होती है, कार का इंजन उस हीट को कन्वर्ट कर रहा है किसमें? मैकेनिकल वर्क में, जिससे ये गाड़ियां सड़क पे चल रही हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है ना? तो आई थिंक आप लोगों को डेफिनेशन तो समझ में आ गई थर्मोडायनेमिक्स की, जिसमें हम हीट को स्टडी करते हैं, टेम्परेचर को, और हीट को कैसे दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है उसको स्टडी करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट, अब बच्चे आपके पास 11th क्लास में फिजिक्स में एक तो थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर आता है, एक थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर के एकदम बाद आप पढ़ोगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, अब देखने में दो चैप्टर आपको लगता है कि भी सेम सेम सी बातें हो रही हैं, लेकिन सेम नहीं है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इन दो ब्रांचेस के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी में बेटा? वो मैंने लिखे हुए हैं पॉइंट्स, आप देख सकते हो क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस है कि थर्मोडायनेमिक्स इज अ मैक्रोस्कोपिक साइंस। अब इस चीज को जरा ध्यान से देखना, मैंने क्या क्या कहा है इन्होंने कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है? एक मैक्रोस्कोपिक साइंस है। मैक्रोस्कोपिक साइंस क्या होती है? मैक्रोस्कोपिक साइंस वो साइंस होती है जिसमें हम किसी भी सिस्टम के पार्टिकल्स की बात ना करके ओवरऑल पूरे सिस्टम की बात करते हैं। समझ रहे हो? जैसे मान लिया ये कोई सिस्टम है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो यहां मैं क्या करूंगा? मैं इंडिविजुअल पार्टिकल की बात नहीं करूंगा, मैं पूरे के पूरे सिस्टम की बात करूंगा। तो तब उसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक साइंस। ठीक है, इसमें हम बल्क सिस्टम को स्टडी करते हैं, पूरे के पूरे सिस्टम को। इसमें हम उसकी मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूशन को चेक नहीं करते कि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बारे में हम स्टडी नहीं करते, हम पूरे के पूरे सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। इसे बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक साइंस। जबकि काइनेटिक थ्योरी इसका जस्ट अपोजिट है।
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम डील करते हैं मोलिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन से। किससे डील करते हैं हम? मोलिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज इन एनी गैस। मींस जो काइनेटिक थ्योरी है, काइनेटिक थ्योरी में हम क्या स्टडी करते हैं, जैसे मान लिया ये गैस है, तो इस गैस के जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं इनकी वेलोसिटीज को हम स्टडी करते हैं। कौन सा मॉलिक्यूल कहाँ जा रहा है, किस मॉलिक्यूल की कितनी काइनेटिक एनर्जी है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, ये सब हम कहाँ स्टडी करते हैं? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में स्टडी करते हैं इंडिविजुअल। मतलब यहाँ हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। किसमें? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। ठीक है जी, समझ में आ गया सबको? क्लियर है यहाँ तक? अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम की डेफिनेशन। क्या पढ़ेंगे? कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है बच्चों? ये एक कलेक्शन है। क्या है? कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग अ सर्टेन वैल्यू ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है? एक कलेक्शन। कलेक्शन मतलब ग्रुप। किसका? लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, कि जैसे और जिनका एक सर्टन प्रेशर हो, सर्टन वॉल्यूम हो और सर्टन टेम्परेचर हो, उसे बोलते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, कि जब हम बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ इकट्ठे कर लें, बहुत सारे पार्टिकल्स को क्या कर लें हम? एक साथ इकट्ठे कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने बहुत सारे पार्टिकल्स को एक साथ इकट्ठा कर लिया और इन सभी पार्टिकल्स के पास एक सर्टन प्रेशर हो, सर्टन वॉल्यूम हो और इनका सबका सर्टेन टेम्परेचर हो, तो उसे बोलते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। मतलब इस सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और सभी पार्टिकल्स का एक प्रॉपर, सभी पार्टिकल्स की वजह से इस सिस्टम के पास प्रॉपर प्रेशर आ रहा है, प्रॉपर इसकी वॉल्यूम है और प्रॉपर एक टेम्परेचर है। तो इस पूरे को मैं क्या बोलूंगा इस टाइम पे? सिस्टम बोलूंगा। जैसे एक ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम का डायग्राम है, ये हमारा सिस्टम है जहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये हमारा सिस्टम है जिसके अंदर क्या है? बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिनको हमें स्टडी करना है। और ठीक है, और इनका एक पर्टिकुलर प्रेशर है, पर्टिकुलर वॉल्यूम है, पर्टिकुलर टेम्परेचर। इसके अलावा जो बाहर नजर आ रहा है ये इसकी सराउंडिंग्स है। मतलब हमारे सिस्टम से बाहर जो कुछ भी है जिसके साथ सिस्टम क्या कर सकता है? इंटरेक्ट कर सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सराउंडिंग। तो क्लियर है? सिस्टम समझ में आ गया? कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब जैसा कि मैंने अभी बताया भी इस स्लाइड में सराउंडिंग के बारे में, थोड़ा सा और डिटेल में आपको सराउंडिंग के बारे में बता देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। कि सराउंडिंग क्या है बेटा? कि एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम विच कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। कि किसी भी सिस्टम के बाहर, सिस्टम के बाहर, आउटसाइड, कोई भी चीज जो सिस्टम से क्या कर सके? इंटरेक्ट कर सके। क्या कर सके? इंटरेक्ट। मतलब बाहर की कोई भी चीज जिसका इम्पैक्ट हमें सिस्टम पे देखने को मिले उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? सराउंडिंग्स। जैसे यहाँ एक डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देख सकते हो ये एक सिलेंडर है, इसमें ये क्या लगी हुई है? एक पिस्टन लगी हुई है और हम इस पिस्टन को क्या करवा करते हैं? मूव भी करवा सकते हैं। ठीक है ना? अंदर हमारा एक ये सिस्टम है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और इस पूरी पिस्टन के बाहर जो है वो हमारी क्या है? सराउंडिंग्स। और सराउंडिंग से हम इस सिस्टम पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। जैसे अगर मैंने सराउंडिंग्स में कोई हॉट बॉडी रखी हुई है, ठीक है, सराउंडिंग्स में मैंने कोई हॉट बॉडी रखी हुई है, तो इस हॉट बॉडी से हीट यहाँ पे ट्रांसफर हो सकती है हमारे सिस्टम में, जिससे सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। तो इसका मतलब ये हमारी जो सराउंडिंग है ये इम्पैक्ट डाल सकती है हमारे सिस्टम पे। ठीक है जी, समझ में आ गया सबको? अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। के थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स किसे कहा जाता है? तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की डेफिनेशन आपके सामने है। क्या है? कि द क्वांटिटीज सच एज प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर that help us to understand the behavior of a thermodynamic system are called thermodynamic variables। Means ऐसी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कि प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया,
टेम्परेचर हो गया जिनसे हम किसी भी सिस्टम के बिहेवियर को स्टडी कर सके। ठीक है ना, किसको स्टडी कर सके? बिहेवियर को, बिहेवियर ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, तो उसे हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। क्योंकि बेटा अगर मुझे किसी सिस्टम का प्रेशर भी पता हो, वॉल्यूम भी पता हो, टेम्परेचर भी पता हो, तो मैं उस सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी ले सकता हूँ, पूरी नॉलेज उसके बिहेवियर के बारे में कि इस टाइम पे वो सिस्टम क्या करेगा, ये सब मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ अगर मुझे इस सिस्टम का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर पता हो। तो इससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं उसकी स्टेट को, सब कुछ कि इस टाइम पे उसकी कंडीशन क्या है। तो इन्हें बोलते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। याद रखना है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। क्लियर है, समझ गए? अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो है इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो अभी अभी हमने थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा। तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के बीच में जो एक रिलेशन होती है, जो एक मैथमेटिकल रिलेशन है, उसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट के द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। क्योंकि देखो P, V और T, इनके बीच में जो एक रिलेशन होती है, ठीक है, जो इन तीनों को आपस में इंटर रिलेट कराए, उसे हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। एग्जाम्पल है जैसे इक्वेशन ऑफ स्टेट का, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो आइडियल गैस इक्वेशन, है ना। तो क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन? कि पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पे पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल्स, आर गैस कांस्टेंट और टी टेम्परेचर। तो आप देख सकते हो ये जो मैंने एक इक्वेशन लिखी है, ये प्रेशर को, वॉल्यूम को और टेम्परेचर को आपस में क्या कर रही है? इंटर रिलेट कर रही है। तो कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन जो इन तीनों को एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करे, ठीक है ना, जो इन तीनों से संबंधित हो, जुड़ी हुई हो, उसे हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या आता है जी? थर्मल इक्विलिब्रियम। अब थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? टू सिस्टम्स आर सेट टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर इफ दे हैव द सेम टेम्परेचर। बिल्कुल इजी सी डेफिनेशन है थर्मल इक्विलिब्रियम की। थर्मल का मतलब ही देखो क्या है, थर्मल हीट से रिलेटेड है, टेम्परेचर से रिलेटेड है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अगर दो सिस्टम्स का टेम्परेचर सेम हो तो उन्हें बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम में। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे दो सिस्टम है, ये सिस्टम ए है, ये सिस्टम बी है। अभी क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, इसका है 100 डिग्री सेल्सियस। तो अभी ये थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, दे आर नॉट इन, हम इन्हें थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम। लेकिन जरा इधर नजर डालिए, यहाँ पे नया जो एक और सिस्टम आपको नजर आ रहा है, इसमें इधर वाला जो सिस्टम है इसका टेम्परेचर भी 50 डिग्री सेल्सियस, दूसरे वाले का भी 50। तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम है। कहने का मतलब ये है कि मान लिया हमारे पास, आपको मैंने दो सिस्टम दिखाए हुए हैं, एक सिस्टम ये है सिस्टम ए, एक सिस्टम ये है सिस्टम बी। अगर इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए, जैसे मान लिया इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, अगर T1 इक्वल हो किसके? T2 के, दोनों का टेम्परेचर अगर सेम हो तो वो सिस्टम कहलाते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम के। हम बोलते हैं कि वो सिस्टम अभी किसमें है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अभी हमने थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ा था ना, थर्मल इक्विलिब्रियम के बाद अब हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है कि इफ all the macroscopic variables describing the thermodynamic state of the system do not change with time। ठीक है, अगर जो जितने भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन तीनों में से कोई भी टाइम के साथ चेंज ना हो रहा हो, इनमें से कोई भी टाइम के साथ चेंज ना हो रहा हो, डू नॉट चेंज विद टाइम, ना प्रेशर, ना वॉल्यूम, ना टेम्परेचर, तो साइमल्टेनियसली इनमें से कोई भी टाइम के साथ अगर चेंज नहीं हो रहा तो उसे हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। समझ गए? जितने भी मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अगर टाइम के साथ चेंज ना हो तो उस टाइम पूरा का पूरा सिस्टम किस में होगा? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है ना, क्लियर है? अब जब भी कोई चीज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगी तो उसमें ये चार तरह के इक्विलिब्रियम होने जरूरी है। ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है, टाइप्स नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है ना।
ये टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं है, ये हैं कि जब कोई सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है, जब कोई सिस्टम किस में होता है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, तो उस टाइम पे और कौन कौन से इक्विलिब्रियम सिस्टम के पास होंगे। जैसे मान लिया अगर मैं कहता हूँ ये कोई सिस्टम है और मैं कहता हूँ कि ये सिस्टम अभी किसमें है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है जी ये सिस्टम, तो मैं क्या कहूंगा कि इस सिस्टम में कौन कौन सी चीजें जो है वो चेंज नहीं हो रही, मैं क्या कहूंगा, तो मैं कहूंगा कि अगर कोई सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है तो उसमें 4 तरह के इक्विलिब्रियम और होंगे, ठीक है ना। वो 4 इक्विलिब्रियम कौन कौन से हैं कि अगर किसी सिस्टम में ये 4 इक्विलिब्रियम है तब हम बोलते हैं कि वो सिस्टम किस में है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है। इस टाइम पे पहला इक्विलिब्रियम आता है थर्मल, तो उस सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, इसमें आता है इसका प्रेशर, के इसका प्रेशर भी चेंज नहीं होना चाहिए टाइम में। तीसरे नंबर पे आता है फेज इक्विलिब्रियम। फेज इक्विलिब्रियम का मतलब है मास ऑफ ईच फेज इज अनचेंजिंग विद टाइम। फेज मतलब उस सिस्टम में जितना सॉलिड, लिक्विड या गैस वाला फेस है, सॉलिड, लिक्विड या गैस वाला जितना भी फेस है वो टाइम के साथ चेंज ना हो। उसका मास के जितने ग्राम सॉलिड है उस सिस्टम में उतने ही ग्राम रहे, जितने ग्राम लिक्विड है उतना ही रहे, जितने ग्राम गैस है मतलब जितने लीटर गैस है उतनी ही रहे। तो फेस इक्विलिब्रियम, फेस चेंज ना हो, ठीक है ना। और तीसरा आता है चौथा आता है केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या आता है, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में आता है कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर टाइम के साथ चेंज ना हो, तो उसे हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्लियर है। चलिए इसके बाद आते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। स्टार्ट करने जा रहे हैं पहली लॉ थर्मोडायनेमिक की। तो जो फर्स्ट लॉ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक की वो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या बोलती है जरा ध्यान से समझिएगा, मैं डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलती है कि सपोज मेरे पास कोई बॉडी है ए, ये मेरे पास कोई बॉडी है ए, ठीक है। और इस बॉडी, ये जो बॉडी ए है, ठीक है, जैसे इन्होंने कहा कि व्हेन ए बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अनदर बॉडी बी, कि ये बॉडी ए एक दूसरी बॉडी बी के साथ किसमें है, थर्मल इक्विलिब्रियम है। ये मैंने दूसरी बॉडी ले ली, ये मेरी बॉडी हो गई बी। इनके बीच की जो वॉल है वो मान लिया कैसी है, कंडक्टिंग वॉल है। कैसी वॉल है यहाँ पे, ये कंडक्टिंग वॉल। कंडक्टिंग वॉल का मतलब होता है कि इनमें जो है हीट ट्रांसफर हो रही है, जिस वजह से हीट कब तक ट्रांसफर, हीट हमेशा कहाँ जाती है आपको पता है, हीट हमेशा जाती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। तो हीट कब तक जाती है, जब तक दोनों सिस्टम्स का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सिस्टम ए सिस्टम बी के साथ किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इसी तरह से हमने माना कि सपोज ये जो सिस्टम है इट इज आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अनदर सिस्टम सी, ठीक है। ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है ए, किसके साथ, एक अनदर सिस्टम सी के साथ भी, ठीक। तो जीरोथ लॉ क्या बोलती है, तो ये बी और सी भी आपस में किसमें होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। सिंपल सा कंसेप्ट, ठीक है, कि अगर कोई सिस्टम ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है और सेपरेटली वो सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, भले ही बी और सी एक दूसरे से क्या रखे हो हमने, सेपरेट रखे हो, क्या रखे हो, सेपरेट, ठीक है। तो सिस्टम ए सिस्टम बी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम सी के साथ भी, तो बी और सी भी आपस में किसमें होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यही है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। क्या है ये, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि अगर इफ A is in thermal equilibrium with B and also A is in thermal equilibrium with C,
ठीक है। अब बी और सी का आपस में भले ही कोई डायरेक्ट लेना देना ना हो, क्योंकि ये दोनों ए के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो अल्टीमेट सी बात है कि बी और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इसको समझने में के लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट देखो, जैसे यहाँ पे है। अब हमें कहा है कि सिस्टम ए सिस्टम बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब मान लिया सिस्टम ए का टेम्परेचर टी ए है, सिस्टम बी का टेम्परेचर टी बी है। अब क्योंकि ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी। ठीक है जी। इसी तरह से हमें कहा है कि सिस्टम ए सिस्टम सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम सी। मान लिया सिस्टम सी का टेम्परेचर टी सी है, ये मैं कह सकता हूँ। तो ऑटोमेटिकली बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। क्यों? क्योंकि टी ए टी बी के इक्वल है और टी ए टी सी के भी इक्वल है, तो इसका मतलब टी बी भी टी सी के इक्वल होगा। तो सी और बी भी आपस में किसमें होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। किसमें होंगे बेटा? थर्मल इक्विलिब्रियम में। यही है खासियत किसकी? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। क्लियर है जी? समझ में आ गई जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? अगर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ में आ गई है और आप चैनल पे भाई नए हो, तो भाई सब्सक्राइब कर लो, आगे और भी वीडियोज आएंगी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें वीडियो कैसी लग रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जीरो थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ ली। नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ने वाले हैं इंटरनल एनर्जी, मतलब अंदर की एनर्जी। ठीक है ना, अंदर की एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज द सम ऑफ मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी in the frame of reference relative to which the center of mass of the system is at rest। ठीक है ना, यानी कि आप सिंपल भाषा में देखो, ठीक है, इतनी मुश्किल डेफिनेशन करने की जरूरत नहीं, एक सिंपल मैथमेटिकली आप समझ सकते हो कि किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होगी। अब यहाँ एक चीज आप ध्यान से देखो, एनर्जी का नाम क्या है? इंटरनल। इंटरनल मतलब अंदर की एनर्जी। अंदर की एनर्जी से क्या मतलब है? कि जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे क्या है? पार्टिकल्स हैं। तो अंदर की एनर्जी का मतलब है कि सिस्टम के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी की बात हो रही है। अब इन पार्टिकल्स के पास दो तरह की एनर्जी हो सकती है। एक तो ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, जिससे इन पार्टिकल्स के पास क्या आएगी? इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। प्लस ये पार्टिकल्स एक दूसरे पे फोर्स भी लगा रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, इसलिए इन पार्टिकल्स के पास आएगी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी गैस की या किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी? उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, इंडिविजुअल पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सारी जोड़ के जो बनेगी, प्लस उसके पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी के साथ। ये हमेशा किसके इक्वल होगा? इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगा। जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। सपोज दिस इज ए ग्लास ऑफ वाटर। ये मेरे पास एक ग्लास है जिसमें पानी है, जल है। ठीक है ना, ग्लास ऑफ वाटर। अब ये ग्लास ऑफ वाटर बाहर से तो आपको पूरा एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है, लेकिन अगर इसके अंदर आप ध्यान से देखो तो वाटर के अंदर क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना। वाटर के अंदर क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। H2O मॉलिक्यूल है ना। वाटर के अंदर क्या है? वाटर के भाई मॉलिक्यूल्स। अब दीज मॉलिक्यूल्स आर मूविंग रेंडमली, ये इधर उधर मूव भी कर रहे हैं, देखो ये दिखाया गया है यहाँ पे। तो दीज मॉलिक्यूल्स आर मूविंग रेंडमली, तो रेंडमली मूव कर रहे हैं, तो इनके पास क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, प्लस ये जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं? फोर्स। एक दूसरे को खींच भी रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, तो फोर्स लगा रहे हैं, जिस वजह से इनके पास क्या आ गई? मोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों एनर्जीज का सम हमारा क्या देगा हमें? इस ग्लास ऑफ वाटर की इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होती है? अंदर के पार्टिकल्स के मूव करने से जो काइनेटिक एनर्जी है, प्लस अंदर के पार्टिकल्स जब एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे उससे जो पोटेंशियल एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। नाउ अब अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि बेटा व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, परफेक्ट गैस भी बोलते हैं आइडियल गैस को, ध्यान रखना है। आइडियल गैस का दूसरा नाम होता है बच्चों परफेक्ट गैस। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आइडियल गैस या परफेक्ट गैस की इंटरनल एनर्जी कितनी होती है, ठीक है, तो सिंपल आपने ध्यान रखना है आइडियल गैस होती क्या है। आइडियल गैस के बारे में हम एक बात साफ स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि आइडियल गैस में मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होती। नो इंटरेक्शन बिटवीन
molecules of an ideal गैस। ठीक है, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में कभी भी इंटरेक्ट नहीं करते, क्योंकि इंटरेक्ट नहीं करते सो देयर इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज जीरो। तो उनकी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, क्योंकि हम आइडियल गैस में मान के चलते हैं कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर है, जिससे इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, जिससे एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, जिससे हमें कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब आइडियल गैस के केस में जो इंटरनल एनर्जी होगी वो प्योरली काइनेटिक होगी, यानी कि इंटरनल एनर्जी सिंपली किसके इक्वल होगी, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। ठीक है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी वाला कंसेप्ट यूज नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक पे कि इंटरनल एनर्जी हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे हम किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। तो किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को अगर बढ़ाना है तो उसको दो तरीके से बढ़ाया जा सकता है, बाय हीट और बाय डूइंग वर्क। या तो आप हीट दे दो सिस्टम को, या आप सिस्टम पे क्या कर दो, वर्क कर दो। ठीक है, तो उससे क्या किया जा सकता है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ सकती है। या तो सिस्टम को हीट दे दो, या सिस्टम पे क्या कर लो, वर्क कर लो। तो पहले हीट वाला एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम बाय यूजिंग हीट इंटरनल एनर्जी बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, इसका एक एग्जांपल देखो, बहुत ही छोटा सा। सपोज ये एक सिलेंडर था, क्या है, ये एक सिलेंडर। इस सिलेंडर का टेम्परेचर अभी कम है, तो आप देख सकते हो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स आपको रेड रेड दिख रही हैं, रेड रेड बोल्स टाइप, इन मॉलिक्यूल्स के पास अभी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम है, क्योंकि टेम्परेचर कम है। ठीक है, अब मैंने इस सिलेंडर का टेम्परेचर हाई कर दिया, मैंने इसको गर्म करना शुरू कर दिया। मैंने क्या किया, इसको गर्म किया, इसको हीट दी। हीट देने से क्या होगा, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, सिलेंडर के अंदर जो सिस्टम था उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स, दे स्टार्ट मूविंग विद ग्रेटर वेलोसिटी। उनकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, देखो पहले से ज्यादा हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर हम किसी भी सिस्टम को हीट देते हैं, हीट देने से उसके पार्टिकल्स की क्या बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी बेटा, है ना, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। तो क्लियर है, सबको समझ में आ गया। तो अभी ये सिस्टम लो टेम्परेचर पे था, आप देख सकते हो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम है, लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर हाई किया तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ गई। ठीक है, सेकंड आता है बाय डूइंग वर्क। हम वर्क करके भी क्या कर सकते हैं, किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, दिस इज अ सिलेंडर, ये एक सिलेंडर है, और ये इस सिलेंडर में लगी हुई है एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन। एक पिस्टन लगी हुई है। अब ठीक है ना, अगर मैं इस पिस्टन को पुश करूं, ठीक है, दबाऊं, इस पिस्टन को क्या करूं, नीचे की तरफ दबाऊं, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ इस सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहा हूं। ठीक है ना, जिससे पिस्टन नीचे जाएगी, गैस को क्या करेगी, ये सिस्टम, ये गैस को क्या करेगी, कंप्रेस करेगी। अब कंप्रेस होने से क्या होगा बच्चों, कि पहले मान लिया गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर थे, जब आप इसको कंप्रेस करोगे तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, नजदीक आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के, है ना। आप देख सकते हो पहले के कंपैरिजन में मॉलिक्यूल्स क्या आ गए, नजदीक। नजदीक आएंगे तो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन बढ़ेगी, आपस में इंटरेक्शन बढ़ेगी, एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे थे वो बढ़ेगी, फोर्स लगा रहे थे, फोर्स बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली क्या बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, जिससे सिस्टम की क्या बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो इस तरह से आप सिस्टम पे वर्क करके भी उसकी एनर्जी बढ़ा सकते हो। अब आपने ध्यान रखना है, वर्क करके जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है, या कह लो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने से जो इंटरनल एनर्जी बढ़ी है,
उसमें जो गैस यूज हुई है वो गैस आइडियल गैस नहीं होगी, वो रियल गैस होगी, क्योंकि आपने अभी भी पढ़ा था आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो वर्क वो जो है पोटेंशियल एनर्जी पे तो डिपेंड ही नहीं करती, और वर्क करने से पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है ना। तो ये चीज समझ में आ गई। तो हीट से और वर्क से हम चेंज कर सकते हैं इंटरनल एनर्जी। अब यहाँ आपको हीट और वर्क का डिफरेंस भी पता होना चाहिए। बहुत से बच्चे ना हीट और वर्क को लगभग सेम मान के चलते हैं कंसेप्ट में उनके। अब हीट क्या है, इनका डिफरेंस याद रखना है कि हीट इज ए मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है ना, हीट वो मोड है, क्योंकि मतलब हीट और वर्क को सेम मानने का मतलब मेरा क्या था पहले ये समझ लें। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि जो हीट है और जो वर्क है, हीट है और जो वर्क है, दोनों में हम एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। ये तो आपको पता है, चाहे हम किसी सिस्टम को हीट कर रहे हैं, चाहे हम किसी सिस्टम पे क्या कर रहे हैं वर्क, उसमें हम क्या करते हैं, सिस्टम को एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं, सिस्टम को हम एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर करने का जो तरीका है, सलीका है, एनर्जी ट्रांसफर करने का तरीका यानी कि मोड है, वो अलग अलग होता है। हीट में जब हम एनर्जी ट्रांसफर करते हैं तो वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से करते हैं। किसकी वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो इसका मतलब हमने हीट के थ्रू जो है एनर्जी ट्रांसफर की है, तो इसका मतलब हीट में टेम्परेचर डिफरेंस होना जरूरी है, तभी एनर्जी ट्रांसफर होगी। जबकि वर्क करते टाइम टेम्परेचर डिफरेंस होना जरूरी नहीं है, वहां पे टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं है। जब हम वर्क करते हैं तो जो एनर्जी हम सिस्टम को दे रहे हैं वहां टेम्परेचर चेंज ना भी हो, चाहे वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस होना जरूरी नहीं है वर्क करने के लिए। जैसे मैंने एक सिलेंडर में एक गैस ले ली और फिर मैंने इस पिस्टन को पुश किया, तो यहाँ टेम्परेचर का तो कोई लेना देना नहीं, जबकि हीट में टेम्परेचर का लेना देना था। ठीक है, दूसरा, जो हीट होती है वो एक मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है जो रैंडम मोशन प्रोड्यूस करता है। मतलब जब आप किसी किसी सिलेंडर में कोई गैस भरी हुई है और आप उसको क्या करते हो, हीट करते हो, तो इससे जस्ट क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन बढ़ जाता है। रैंडम मोशन मतलब इधर उधर की तरफ भागते हैं मॉलिक्यूल्स, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है इधर उधर भागने की, रैंडम। लेकिन जब आप किसी सिस्टम पे वर्क करते हो तो वो मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं सारे के सारे, क्योंकि आप कंप्रेस कर रहे हो तो आप पिस्टन को नीचे दबा रहे हो तो सारे के सारे मॉलिक्यूल नीचे की तरफ ही जाएंगे। देखो कैसे, मान लिया ये एक चैम्बर है, आप इस पिस्टन को दबाते हो तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स जिस डायरेक्शन में आप पिस्टन को दबा रहे हो उसी तरफ जाएंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। कंप्रेस हो रही है ना गैस, सारे मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे इस टाइम पे, नीचे जाएंगे। ठीक है, तो जब हम वर्क करते हैं तो उस टाइम पे एनर्जी जो ट्रांसफर होती है उससे ऑर्गेनाइज्ड मोशन होता है, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चीजें जो है वो जाती हैं। क्लियर है। इसके बाद जो सबसे जरूरी चीज आपको पता होनी चाहिए वो है साइन कन्वेंशंस, के कब हमें हीट को प्लस में लेना है, वर्क को प्लस में लेना है या माइनस में लेना है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि वेन एवर हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, अगर कोई सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसको आप क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। ठीक है, अगर कोई सिस्टम क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, अगर कोई सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो आपको ध्यान रखना है उस टाइम पे आप हीट को क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। क्या लोगे, हीट को पॉजिटिव। ठीक है, और अगर कोई सिस्टम हीट को गिवन आउट कर रहा है, मतलब हीट किसी सिस्टम में से बाहर आ रही है, निकल रही है, तब आप हीट को क्या लेते हो, नेगेटिव। तो क्लियर है चीज, अगर किसी सिस्टम को हीट दी जा रही है तो वो हीट प्लस में होगी, अगर किसी सिस्टम से हीट निकाली जा रही है तो हीट नेगेटिव में। अब बात कर लेते हैं वर्क की। ठीक है, वर्क की बात कर लेते हैं। तो जो वर्क डन है बाय अ सिस्टम, अगर कोई सिस्टम खुद वर्क करता है तो उसका वर्क हम पॉजिटिव लेते हैं, और वर्क डन ऑन ए सिस्टम, ये वर्क डन बाय और ऑन में फर्क ध्यान रखना है, ऑन अ सिस्टम इज नेगेटिव। इसका एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे देखिए, मैंने कहा ना वर्क डन बाय ए सिस्टम, के जैसे मान लिया ये एक चैम्बर था, इस चैम्बर में ये एक पिस्टन लगी हुई थी और इसके अंदर गैस भरी हुई थी। अब ये गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ मॉलिक्यूल्स पिस्टन से टकराएंगे, पिस्टन से जब टकराएंगे तो पिस्टन पे क्या लगाएंगे, फोर्स, जिससे पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर डूइंग वर्क
ठीक है ना, दे आर डूइंग वर्क। यहाँ पे वर्क कहाँ क्या हो रहा है, बाय द सिस्टम है ना, वर्क इज डन बाय सिस्टम। तो ये वर्क मैं क्या लूंगा, पॉजिटिव। इस टाइम पे सिस्टम मेरा क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जब भी कोई चीज कोई गैस एक्सपेंड होगी तो वर्क हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, उसके बाद आता है वर्क डन ऑन ए सिस्टम। ऑन ए सिस्टम इज नेगेटिव। ऑन ए सिस्टम इज नेगेटिव का मतलब क्या है, देखो वर्क डन ऑन ए सिस्टम इज नेगेटिव, इस बात का क्या मतलब है कि मान लिया ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में आपने गैस भरी हुई है, ठीक है, और आप इस पिस्टन को दबाते हो। तो जब आप पिस्टन को दबा रहे हो तो दैट मीन्स आप सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हो। तो जब भी आप कंप्रेस करोगे किसी गैस को, क्या करोगे, कंप्रेस करोगे, तो आपका जो वर्क है आप क्या लेके चलोगे, उसको नेगेटिव लेके चलोगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास साइन कन्वेंशंस में आ जाता है इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट। अगर इंक्रीज हो रही है इंटरनल एनर्जी, ठीक है, तो आप उसको पॉजिटिव लोगे, और अगर डिक्रीज हो रही है इंटरनल एनर्जी तो आप उसको नेगेटिव लोगे। तो क्लियर है ये चीज, यहां तक आई होप सबको जो है समझ में आ गया। ठीक है, तो आज के टॉपिक, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम ये वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे, इंडिकेटर डायग्राम, इंपॉर्टेंस वगैरह ये सब। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हो देन प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर। आगे और भी वीडियो जैसे आने वाली हैं, नेक्स्ट के जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम।